हेलो बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार गंगवार है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे आपसे करना है। ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों के घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है और उस फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग कुछ दवाएं रखते हैं। जैसे पैरासीटामॉल रखते हैं, कुछ एंटा एसिड्स रखते हैं, कुछ लूज मोशन की दवाएं रखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ठीक है कि ये दवाएं जो हैं वो ज़रूरी दवाएं हैं, महत्वपूर्ण दवाएं हैं। तो आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और ये किस प्रकार से हमें बताई जाती हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए इसेंशियल है। तो आज चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। चलिए जानते हैं बच्चों। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, इसेंशियल मेडिसिन्स आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू WHO। आप कभी भी इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन अगर सर्च करेंगे तो आपको यही एक डेफिनेशन निकल के आएगी, क्योंकि ये एक लाइनअप डेफिनेशन है WHO की तरफ से। लेकिन इसकी डेफिनेशन की जो मीनिंग है वो इसके टॉपिक में ही छुपी हुई है। कैसे बच्चों? देखिए, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट मतलब इसेंशियल महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ड्रग मतलब दवाएं, वह दवाएं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट यानी कि एक सूची तैयार करना, एक आइडिया, एक सूची तैयार करना कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको लोगों को अपने घरों में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, जो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अब इसकी जो शुरुआत हुई बच्चों, इसकी छोटी सी हिस्ट्री ये है कि ये एक 1977 में WHO ने कुछ ड्रग की सूची बना करके दुनिया को बताया था कि हाँ भाई ये दवाएं जो हैं वो इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आती हैं। बाकी की हिस्ट्री हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब ये 3 मेन पॉइंट पे काम करता है बच्चों। पहला होता है पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, दूसरा होता है एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी, तीसरा होता है कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसमें पहले की अगर बात करें, पहले या तीनों की अगर हम एक साथ बात करते हैं तो सीधी सी बात है, ऐसी दवा जो हमारी जनसंख्या का सर्वे करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से हमें बताई गई हो। दूसरा, उसका हमारे पास उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी के बारे में पता हो, साथ में उसकी सेफ्टी भी हमें पता हो कि भाई कितने % सेफ़ है। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है कंपैरेटिव कॉस्ट स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चों, ऊपर के 2 पार्ट वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नीचे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे ड्रग को बताइए, ऐसे ड्रग को इसेंशियल ड्रग्स में डालिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, लोगों पे ज़्यादा तरीके से बहुत ही ज़्यादा बर्डन ना डाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी ड्रग को इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में डाल दिया है जो कि पता चले मार्केट में 5,000 रुपये की है। तो भाई एक नॉर्मल आदमी इस दवा को कैसे खरीदेगा? आप मुझे बताइए। अगर एक स्ट्रिप किसी इसेंशियल ड्रग की 10,000 रुपये की बिकने लगेगी या 5,000 रुपये की बिकने लगेगी, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 500 रुपये की भी मिलेगी तो भी आदमी बेचारा नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि बहुत से देशों में आज भी लोग जो हैं वो थोड़ा सा जो एक है उनकी जो ये रहता है कि भाई हम लोग जो दवाएं हैं हमें सस्ती मिलनी चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, तो हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी गवर्नमेंट है वो लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है कि भाई लोगों को कम पैसे में हम वो दवाएं उपलब्ध करा सकें जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं छोटे से में। सबसे पहली बात यह है कि तंजानिया एक ऐसा देश था जिसने 1970 में सबसे पहले इसेंशियल ड्रग की एक लिस्ट बनाई थी और अपनी जनसंख्या को बताया था कि भाई सब देखिए ऐसा है। अपनी जनसंख्या को बताया कि देखिए अगर बुखार आएगा तो पैरासीटामॉल लेना है, लूज मोशन होगा तो ये दवा लेना है, अगर पेट में गैस बनेगी तो ये दवा लेना है भैया। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ताकि जनता आराम से इन सारी दवाओं को, कुछ दवाएं अपने घर में रख सके, ताकि इमरजेंसी के केस में या कोई प्रॉब्लम होती उस कंडीशन में वो मेडिकल या अस्पताल भागने की बजाय अपने घर में ही इन दवाओं को लेके ठीक हो सके। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद 1975 में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली होती है जिसमें हर देश के लगभग एक रिप्रेजेंटेटर होते हैं। उन असेंबली ने WHO से रिक्वेस्ट किया कि आप पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी इसेंशियल टूल किट निकालिए जिसकी मदद से हम लोग ये बता सकें अपनी जनसंख्या को कि भाई ये दवा लेने से आपका बुखार कम हो जाएगा, ये दवा लेने से आप ये ठीक हो जाएंगे, और वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी ना हो और हमारे पॉपुलेशन के लिए फ़ायदेमंद भी हो। इसके बाद
एक विचार करने के बाद, एक कमेटी के विचार करने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद सन 1977 में एक सूची जारी की गई WHO की तरफ से, जिसमें उन्होंने 186 दवाओं को एक एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में डाल दिया कि हाँ ये दवाएं अवेयर होनी चाहिए, हमेशा ये दवाएं हमेशा होनी चाहिए, ये दवाएं इस चीज़ के लिए हैं, ये दवाएं इस चीज़ के लिए है, ये ओवर द काउंटर ड्रग है, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये दवाओं को उन्होंने बाकायदा सर्वे करने के बाद 1977 में 186 दवाओं को उन्होंने क्या किया, इस लिस्ट में डाल दिया। ये जो बेटा सूची होती है बच्चों, ये जो सूची होती है हर 2 सालों में लगभग रिवाइज होती रहती है और हमें मिलती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या था, अब भाई इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्यों, किस लिए, क्या ज़रूरत है इसकी, भाई किस लिए ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं भाई पैरासीटामॉल से बुखार उतर जाता है, लेकिन ये हम कैसे जानें, हमारे घर में कोई मेडिकल का नहीं भी होता है तो भी ये दवाएं हमारे घर में पाई जाती हैं, तो ये कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, इसका थीम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ऑल टाइम। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी दवा हम इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में डाल रहे हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में पैरासीटामॉल डाल दिया, अब वो आपके यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी ड्रग को डालने से फ़ायदा क्या है। और अगर ऐसी ड्रग को डाल रहे हैं तो आप कंट्रोल करिए कि इनकी कालाबाजारी ना हो पाए या आसानी से दवाएं उपलब्ध हों और जनता को ईजिली मिल जाए। दूसरी बात, एंश्योर द एडिक्वेट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एंड प्रॉपर डोजेज फॉर्म। देखिए, जो भी आप ड्रग दे रहे हैं या जो भी आप ड्रग सोच रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसके डोजेज फॉर्म को भी आपको मेंशन करना है या बताना है अपनी जनसंख्या को, ठीक है। कि भैया देखिए ऐसा है, बच्चों के लिए आपको बिल्कुल ऐसा यूज़ करना है कि एक सस्पेंशन यूज़ कर लीजिए। आप बच्चों को दे रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में दीजिए। 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, देखिए बड़े शैतान होते हैं, टैबलेट नहीं खाते हैं, इसलिए शैतान भी होते हैं। दूसरी बात, उनको अजीब सा लगता है टैबलेट खाने के बाद, बच्चे नहीं पसंद करते हैं कड़वी चीज़ें। तो आप एक कोशिश करिए कि उन्हें ऐसे फॉर्म में दीजिए ताकि दवा भी चली जाए और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। और एक सर्वे के बाद, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, अब मलेरिया के लिए जो दवा है वो एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में डाल दीजिए कि वो दवा अवेलेबल हर मेडिकल पे होना ही चाहिए। उसके साथ साथ बुखार की जो दवा है यानी पैरासीटामॉल है, आपको रखना ही रखना है, क्योंकि पहला इंडिकेशन बुखार का ही होता है इस बीमारी में। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया। दूसरा है एश्योर्ड क्वालिटी एंड इकोनॉमिकल रेंज। भैया मैं पीछे भी कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ भी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा गया है। तो ये एश्योर्ड क्वालिटी एंड इकोनॉमिकल रेंज का मतलब क्या है कि जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया रखनी है, क्वालिटी के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 रुपये की पैरासीटामॉल बेच रहे हैं जेनरिक वाले और ब्रांड वाले बेच रहे हैं 20 रुपये वाली, तो 20 रुपये वाली दवा खाते ही आप 1 घंटे में दौड़ने लगेंगे, और आपने अगर जेनरिक दवा खा ली तो आप समझ लीजिए कि आप 10 रुपये वाली जो दवा खाए हैं वो आपको दौड़ने में 6 घंटा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की आपकी दोनों की डायनेमिक एंड काइनेटिक बिल्कुल एश्योर्ड होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए और 100% इफेक्टिव होनी चाहिए। और इसके साथ साथ भैया महंगी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत प्योरिटी के चक्कर में यहाँ पर पता चले कि आपकी दवा बनी है 10 रुपये की, अब आप मार्केट बेच रहे हैं 5,000 रुपये की। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको कंट्रोल फॉर्म में हर चीज़ रखनी है, प्योरिटी भी मिलनी चाहिए, एक जनसंख्या को आपकी बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि हाँ अगर हम ये वाली टैबलेट खा रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे, या बहुत अच्छी टैबलेट है, क्वालिटी, दैट मीन्स क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक बढ़िया पैसे में भी मिलना चाहिए कि भाई 5 रुपए की मिल गई, 10 रुपए की मिल गई, ताकि जनसंख्या हमारे यहाँ आसानी से उन दवाओं को ले सके। इसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से एसेंशियल ड्रग के हिसाब से। सबसे पहली बात है ड्रग नेम, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी दवा खा रहे हैं। पता चले कि पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है बुखार की और अंदर भर दिया आप लोगों ने लूज मोशन की, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर दवाएं होनी चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए कि पैरासीटामॉल ही हमको देना है जिससे बुखार कम हो जाएगा, ये आपको बाकायदा मेंशन करना है, ठीक। सॉल्ट नेम बाकायदा मेंशन करना है। दूसरी, स्ट्रेंथ, कितने डोज में आप दे रहे हैं। जो स्ट्रिप है 500 mg है कि 200 mg है कि 100 mg है कि 50 mg है कि हाँ ये बच्चों का है, ये बूढ़ों का है, ये हमारा है वेट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों, डोज जो है वो स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, हमने कितने पावर में ड्रग दी है। दूसरा, इंडिकेशन, इसका प्रयोग क्या है, यूज़ क्या है, यूज़ भी आपको बताना है, ठीक। अपनी जनसंख्या को यूज़ भी बताना है कि देखिए पैरासीटामॉल खाइए और खाने के बाद आपको बहुत
जल्दी बुखार उतर जाएगा। तो ये सब आपको सर्वे करना है। जैसे अभी हम लोग क्या थे, जैसे टेलीफोन मिलाते थे तो टेलीफोन में आता था कि वैक्सीन लगवाइए और फ़ायदा पाइए। हाँ, ऐसे ही जनता को आपको अवेयर भी करना है कि भाई पैरासीटामोल खाने से बुखार उतर जाता है, ओआरएस लेने से लूज मोशन या डायरिया में फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आपको प्रचार भी करना है, साथ में इनके यूज़ भी बताने हैं। और तीसरा आता है पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के भी बारे में हमें डिस्कस करना है। यानी कि जैसे पैरासीटामोल अगर आप ले रहे हैं और पैरासीटामोल के पहले आपको बताया गया है कि भाई देखिए, कुछ अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको लिवर में समस्या हो सकती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ लोगों को गैस बन सकती है। तो ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बताने हैं। अगर लेने के बाद कोई अननोन साइड इफ़ेक्ट आ जाता है जो कि आपने नहीं बताया है लोगों को, तो वो बाकायदा आपको रिपोर्ट करना है ताकि वो कमेटी को सूचित किया जा सके। ड्रग फॉर्म्स एंड फिक्स डोजेस फॉर्म। फिक्स डोजेस फॉर्म का सीधा सा मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसी दवाएं जो कम्बिनेशन में फिक्स डोज के फॉर्म में दी जाती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया की दवा, ये फिक्स डोज में कम्बिनेशन में दी जाती हैं। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, इनको डाल देते हैं फिक्स डोजेस फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसेंशियल क्यों है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट गाइडेंस। यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से अपनी जनसंख्या को बताना है, उनके अंदर खुद में एक नॉर्मल अवेयरनेस लानी है ताकि वो खुद से बुखार आने पे पैरासीटामोल ले सके, खुद से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो ओआरएस ले सके। साथ में ड्रग सेलेक्शन फॉर स्पेसिफिक डिजीज रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये है कि कोई डिजीज़ आप ट्रीट कर रहे हैं और अगर कोई एंटीबायोटिक उस डिजीज़ के लिए रजिस्ट हो गई है तो आप उसको फ़ौरन दूसरी एंटीबायोटिक या दूसरी कोई ड्रग आप उसको बताइए, सूचित करिए, ताकि हम फर्दर जनसंख्या में रेजिस्टेंस फैलने से या कोई प्रॉब्लम होने से उसको रोक सकें और बीमारी ज़्यादा विकराल रूप ना ले पाए। जैसे एक एग्जांपल है कि टाइफाइड के लिए आप कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अब टाइफाइड के लिए कोई एंटीबायोटिक जो है वो रजिस्ट हो चुकी है, लेकिन आप दिए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुरंत वहाँ पर आप रिपोर्ट करिए और दूसरी एंटीबायोटिक को वहाँ पर मेंशन करिए। इसके बाद आते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या किस क्राइटेरिया के तहत हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। पहला, पैटर्न ऑफ डिजीज़। हम डिजीज़ का पैटर्न देखते हैं। पैटर्न का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में बहुत विकराल रूप से जो डेंगू है वो फैलता है, बहुत विकराल रूप से मलेरिया फैलता है, बहुत विकराल रूप से स्कारलेट फीवर या हम कहते हैं जो एक दिमागी बुखार है बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आपको पैटर्न डिजीज़ का प्रॉपर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जनसंख्या के लिए इसेंशियल ड्रग टूल बना पाएंगे। दूसरा, लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऑब्लिक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जो भी आप वहाँ पर कोई अगर रखे हुए हैं इसेंशियल ड्रग के लिए, तो भाई वहाँ पर क्या ट्रेंड है, प्रॉपर ट्रेंड बंदे की ज़रूरत है, या कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिसके लिए आपको इसेंशियल ड्रग में आपने डाल दिया है और उसके लिए ट्रेंड बंदा चाहिए उस ड्रग को देने के लिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले सार्स बीमारी आई थी या कोई बीमारी आई थी जिसमें हमको नेज़ल स्प्रे से दवा दी जा रही, तो उसके लिए हमें ट्रेंड बंदे की ज़रूरत थी। तो हाँ, ये भी है कि अगर कोई इसेंशियल ड्रग है जो इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में है और उसके लिए ट्रेंड बंदे की ज़रूरत है, तो ये भी आप प्रॉपर तरीके से सूचित करिए। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी इसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में हम किसी ड्रग को डालते हैं तो हमें ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है कि उस कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्या अधिकतर जनसंख्या मीडियम कैटेगरी में आती है, या अधिकतर जनसंख्या गरीब कैटेगरी में आती है, या अपर द मिडिल क्लास आती है। उस हिसाब से हम एसेंशियल ड्रग की सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि उसकी कौन सी दवा रखनी है, उसकी कॉस्ट क्या रखनी है। मैंने पीछे बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंशियल ड्रग के लिए। इसीलिए हमारा वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो 1977 में या 1975 में चिंतित हुआ था कि अगर हम ऐसी ड्रग्स को कैटेगरी में डालेंगे तो सबसे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई हमें कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि हम ये टूल किट उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो ईजिली अस्पताल नहीं जा पाते हैं, या जो बहन नहीं कर सकते हैं, या जो जिनके पास भाई सभी लोग ऐसा होता है कि बुखार आती नॉर्मली पैरासीटामोल ले लेते हैं, महंगी भी नहीं होती। तो ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद एनवायरमेंटल ऑब्लिक जेनेटिक फैक्टर ऑफ द कंट्री। अब जेनेटिक डिजीज़ के हिसाब से अलग रखना है, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है भाई, जैसे पीछे बताया कि किस इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन सी बीमारी उभर के सामने आती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, बरसात के महीने में कोई बीमारी आ रही है, ठीक, या बरसात के महीने में जैसे मान लीजिए कि खांसी जुकाम बुखार फैल जाता है, तो उसके लिए अलग आप रखिए। या कॉमनली अगर कोई बीमारी चल रही है जो कि 12 मासी चलती है, 12 महीने चलती है, तो उसके हिसाब से आपको अलग एक टूल किट तैयार करनी है अपने देश में। इसके बाद
कौन कौन से पर्सन होते हैं जो इस टूल किट में इन्वॉल्व होते हैं, इस इसेंशियल मेडिसिन के कॉन्सेप्ट में वो मेडिसिन की को लाइनअप करते हैं और उसको सूचित करते हैं। सबसे पहला होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें MBBS MD लेवल के जो लोग होते हैं, मेडिसिन लेवल के जो लोग होते हैं, वो लोग इसमें सूची बनाने में सहायक होता है। दूसरा होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। जब भी प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, अगर कोई ट्रायल में रहता है तो वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो भी बताता है गवर्नमेंट को कि हाँ ये ड्रग इसेंशियल है, इसको इसेंशियल की कैटेगरी में डालिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि एक साइंटिफिक सलाहकार ग्रुप होता है गवर्नमेंट के पास अपना, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो वक्त वक्त पे उनको सलाह देता है कि कौन सी ड्रग हमें इसेंशियल कैटेगरी में डालना है। एंड लास्ट आता है हमारा फार्मासिस्ट, वो भी स्टडी करता है और वो भी गवर्नमेंट को सूचित करता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।